गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? लाठी वाठी ट्रिब्यूनल उठाते पे हैं? आता है। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं फिर? तो जो पुलिस का काम होता है वो काम करते हैं। कितने डकैत हमारे फादर इन लॉ ने फूलन देवी से लेके मलखान सिंह, घनश्याम जी जैसे कुख्यात डकैतों का सन 80 में सरेंडर कराया, उनको मुख्य धारा में जोड़ा है। तो इतना बड़ा काम जिसको मतलब अनबिलीवेबल सा है। हम तो बहुत छोटे से हिस्से पे काम कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों को फ़ोन दे दे रहे हैं। पहले क्या करते थे, हम लोग ग्राउंड में खेलने जाते थे, भैया आप भी खेले होंगे, खूब खेले, फुटबॉल भी खेले, गंदे हो गए, नहाए धोए, हार गए तो फिर हुआ कि चलो कल भैया की टीम को हराना है। तो एक लड़ने के जज्बा रहता था और शरीर भी स्वस्थ रहता था, मानसिक विकृति नहीं आती थी। आज वो चीज़ें सब बंद हो गई। बच्चे फ़ोन में खेल रहे हैं, गोली मार दिया, सारे गोली चलाने वाले गेम खेल रहे हैं, फ़ोन में ही मुस्कुरा रहे हैं, फ़ोन में ही रो रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? भाई साहब, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया का अच्छा काम करना चाहे और लोगों ने साथ न दिया हो? लोग तो साथ देते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, शुरुआत में कठिनाई का सामना आपको करना पड़ता है। कई बार कहेंगे कि लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, कई बार कहेंगे इनके पास कोई काम ही नहीं है पुलिस का। तो अब जैसे आप इस ऑफिस में देख रहे हो, ये हमारे जन सहयोग से ही बना। इसके पहले बस 4 दीवारी थी इसमें। हम इसको अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। हमारा जब दूसरा काम नहीं है तो ये भी तो है, हम अपनी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति, हम इसको भी तो संरक्षित करें। आप घुसे होंगे, देखे होंगे, बाउंड्री भी नहीं थी यहाँ, है ना, नाला ही था, वो मिट्टी भी डलवाई मांग के, बाउंड्री भी बनवाई लोगों से ही मांग के ईंट। तो आप अच्छा काम करते तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। परेशानी किसी भी चीज़ में होती, किसी भी शुरुआत करने में होती है। जैसे आपने ये अगर चैनल स्टार्ट किया है तो आपको भी पता हुआ होगा कि क्या दुश्वारियाँ आती हैं। अगर आप किसी को कह भी दोगे कि भैया मेरा सब्सक्राइब कर लो, तो कहने के बाद भी पीछे से कहेगा कि आपका हम चैनल चला सब्सक्राइब करने क्यों। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपकी नीयत अगर साफ़ होगी तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे पुराने लोग नहीं कहे कि आप में अगर योग्यता है, कितना भी आपको कोई दबा के रखे, आप एक दिन आप बाहर, आपकी योग्यता आ ही जाएगी। परमानेंट कोई दबा के नहीं रख सकता है। मुझे लगता है जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोला है, बोलने दो, मुंह है जिसका बोलेगा ही। आप अपना काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक जीवन है भाई साहब, उसके बाद क्या दोबारा फिर जीवन मिलना है कि नहीं मिलना, आपको क्या पता है? दोस्तों, एक सिलाई मशीन एक महिला के जीवन में कितना आमूल चूल परिवर्तन करेगी। उसे रोजगार मिलेगा और उसके मन के हताश भाव निकलेंगे, परिवार का पोषण कर लेगी वह गरिमा के साथ। तो इस तरह से अनिरुद्ध भाई साहब ने किया और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह एक वर्दी का सकारात्मक स्वरूप है। अब भाई साहब, आपको देख के डरते भी होंगे लोग, लंबी चौड़ी शरीर और या मूंछें, सिंघम भी कहते हैं लोग। साथ एक बहुत पॉजिटिव है, आपको बताऊं कि मुझसे सिर्फ क्रिमिनल डरते हैं। बाकी आपने देखा होगा, बच्चे भी देखो, गिफ्ट दे के फोटो करा के गए। मैं सबके लिए एकदम सहज उपलब्ध हूँ, किसी के लिए भी। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? लाठी वाठी उठाते पे आता है। अच्छा, क्या करते हैं फिर? तो जो पुलिस का काम होता है वो काम करते हैं। अब इसके आगे तो बताना, क्योंकि आप, हमारा क्रिमिनल्स के साथ कोई समझौता नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं। जो क्राइम करेगा वो कोई भी हो, उसको चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, चाहे दूसरा हो, भाई दंड मिलेगा, तो वो नहीं। लेकिन हमारा शुद्ध रूप से कहना कि अपराधी के प्रति हमारे पास कोई नरम रवैया नहीं है। सामान्य, लेकिन यदि अपराधी सुधरना चाहता है तो अच्छी बात है। मैं तो वेलकम करता हूँ, भाई सुधरना चाहते तो आओ, आपका स्वागत है। आप सुधरना चाहो तो आपका स्वागत है, हम आपको मौका दे रहे हैं जी। कौन ऐसा नहीं है, सरकार मौका दे रही है, योजनाएं चला रही है सरकार, पुलिस योजनाएं चलाती है कि आप आओ, स्वागत करती है पुलिस। कितने डकैत हमारे फादर इन लॉ ने फूलन देवी से लेके मलखान सिंह, घनश्याम जी जैसे कुख्यात डकैतों का सन 80 में सरेंडर कराया, उनको मुख्य धारा में जोड़ा है। तो इतना बड़ा काम जिसको मतलब अनबिलीवेबल सा है। हम तो बहुत छोटे से हिस्से पे काम कर रहे हैं, तो मौका तो सबके लिए। तो क्या भाई साहब खानदानी पुलिस वाले आप हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई पुलिस नहीं है, फादर इन लॉ थे। बाकी हमारे घर में सब इंजीनियर हैं, मैं ही एक बिरला हूँ। और मैं भी पहले टीचिंग और पीसीएस में मैं जीटीओ हो गया था, आज आरटीओ होता। सीडीएस में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया था, आज ब्रिगेडियर से ऊपर होता। लेकिन डेस्टिनी लिखी थी पुलिस में तो आ गया। तो मुझे कभी कभी आत्मग्लानि होती है क्या कि हम वहाँ रहते तो यहाँ? मेरे इसलिए नहीं होती कि मुझे जो जीवन में एक समझ आई, जो सीख आई कि आप कितने भी कंधे पे स्टार रख लो, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक, किसी भी आप पद पे चले जाओ, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, कोई नहीं जानता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पद की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इंसान की है, कैसा आप काम कर रहे हैं। आप किसी भी पद पे अच्छा काम कर सकते हो, किसी भी पद पे, अगर आपकी नीयत साफ है तो इसलिए मुझे उसका कोई वो नहीं है। और मैं दिन भर देखता हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैंने चलो 2-4 आदमी की आज मदद किया ना, भले राजस्व से संबंधित नहीं है,
कहीं लेखपाल साहब से कह दिया, कहीं एसडीएम साहब से मदद कर दी, कहीं दूसरे से, कहीं कहीं ब्लॉक पे कह दिया, कह के मैं उनको भी निराश नहीं जाने देता जो हमारा काम नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमसे क्षणिक न्याय मिल सकता है वो तो हम दे दें, आदमी जिस उम्मीद से आता है। अनिरुद्ध जी बहुत बार अच्छा करना चाहते हैं, शासन का प्रेशर, जनप्रतिनिधियों का प्रेशर, कभी कभी अधिकारी भी कहते हैं अरे यार देख लो कर लो, ऐसे में कैसे निपटते हैं आप, कैसे उनको? ये हम पहले हम उल्टा आपसे सवाल करते हैं, बचपने में आप शरारत करते रहे हैं, बाहू धुनते रहे होंगे, हमको भी धुने, आपको भी धुने रहे होंगे, तो उस प्रेशर में भी आप अपना काम कैसे करते थे? कैसे करते थे बताइए? वो कोई बात नहीं है। कैसे समझाते हैं, जैसे उसमें जैसे मान लो आप अपने काम पे लगे हो, बाबू जी कह रहे हैं कि नहीं हम बाबू हैं, हम बता रहे हैं वैसे ही करो, लेकिन आप करते अपने ही मन की है ना, भले सुन लेते हैं, करते अपने ही मन की है ना, तो जो सही हो आप उसको करिए। ऐसा मुझे यकीन बता रहा हूँ, मैं दिल से झूठ नहीं बोलूँगा, आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा किसी भी लेवल में, कोई भी उसमें, कि आप ऐसा करिए। पता नहीं क्यों लोग भ्रम बनाते हैं, या मुझे लगता है जिन लोगों को आदत पड़ी रहती है ना कि वो खुद ही जुड़ते होंगे, मुझे लगता है। हमें तो आज तक किसी ने नहीं कहा, सच में नहीं कहा किसी ने। नहीं, बिल्कुल। देखिए हम सहमत हैं, कई प्रिंसिपल लोगों से बात की जिन लोगों ने नकल नहीं कराया, और यकीनन उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं आया। अब आपको मैं सबके सामने एक अपना बताता हूँ एग्जाम्पल। राजनाथ जी की गवर्नमेंट थी, नकल बंद थी, लोगों की नकल की आदत पड़ी थी, उस श्रेणी में हम लोग भी थे, क्योंकि मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था, खूब खेलता था। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठा, रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल साफ, सब फेल हो गए, हम भी फेल हो गए, ठीक, इंटरमीडिएट की बता रहा हूँ। फिर मैंने खेल बंद कर दिया, पढ़ना शुरू किया, जो आपने कहा ना नकल माफिया शुरू किया। तो मैं उन विषयों में पास था जो मैंने सबसे कम पढ़े थे, उन विषयों में मैं फेल था जिनमें मैंने पढ़ाई किया था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, यूपी बोर्ड था। फिर मैंने उन्हीं को मेहनत किया, तैयारी किया, और मैं फिर उस दिन के बाद से आज तक पलट के नहीं देखा। तो ये मानसिकता होती है, बहुत से लोगों ने नहीं होने दी नकल, नहीं करने दिया। आज वो दिन है कि हमने पलट के कोई भी एग्ज़ाम दिया, पलट के नहीं देखा। अगर हम उसी उसमें रहते, दूसरे के सहारे मतलब नकल के सहारे, तो आप पढ़ नहीं सकते थे, आप इंसान अच्छे नहीं बन सकते थे, आप नहीं हो सकते थे। तो वो आप जो कह रहे हैं ना, उससे मैं अपना उदाहरण बता दिया आपको। भाई साहब, कुछ मूवी और उसमें भी रुझान हुई, कई जगह काम किया, तो क्या था वह, कैसे जीवन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए वो भी, और कहाँ आपने काम किया? वो भी इसी की देन है, वर्दी की, आपके कामों की। जब आप अच्छे काम करते हो तो डेफिनेटली आप जैसे लोग ही जनता में पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो एकदम फिल्मी इंसिडेंट था, उसमें कोई वो नहीं है। कभी आप मिलेंगे, रतिशंकर जी हैं, आप देखेंगे फिल्म शूटिंग कराते रतिशंकर त्रिपाठी जी, वो पहले से परिचित थे। जब मैं अंडर ट्रेनिंग आया था तो वो नाट्य कला के प्रोग्राम कराते थे। हमको शौक था कि हम स्टूडेंट लाइफ से फोटोग्राफी, और इसका हमें स्टूडेंट लाइफ से वो था अलग, जैसे कहते हैं ना एक्टिविटी अलग। तो वो कहे कि भैया आप आ जाते तो कंट्रोल हो जाएगा। जब भी आपने वही कहा ना कि दबंग वाली बात, आप आ जाते तो भिड़िया कंट्रोल हो जाती है, दरोगाजी से नहीं हो रही, शूटिंग डिस्टर्ब हो रही है। हम कहा ठीक है, आता हूँ। तो अब लंबा तगड़ा 6.5 फीट का आदमी चश्मा लगा के उतरा। तो उनका जो सीन चल रहा था, डायरेक्टर साहब अपने बैठे थे मॉनिटर पे, तो उन्होंने देखा, जैसे कहते हैं फिल्मी एंट्री की, एक जीप आई, उसमें से एक आदमी उतरा, और भीड़ छटनी ना हमारी गाड़ी में पीछे मिर्ज़ापुर वाले 10-10 फीट बड़े बांस भी लगे रहते थे, लट्ठी भी लगे रहते थे। उसके बाद फिर वो लोग पीछे पड़ गए। कप्तान साहब से मिले, डीआई साहब से भी हमने कहा, अनुमति दी उन्होंने। फिर उन्होंने उसमें उसी फिल्म में कुछ पुलिस का सीन क्रिएट कर दिया। फिर वही डायरेक्टर ने, उनको लगा कि यार आपने तो डायलॉग से लेके सारी चीज़, कैमरा कॉन्शियस नहीं है। सुनो, फिल्म में बहुत ऐसी चीज़ होती है, आपको बताऊं कि कैमरा कॉन्शियस होना बहुत कठिन है। किसी को आप एक्टिंग सिखा नहीं सकते। किसी को गोली मारे मरना है, गिरना है, तो वो जो एक्टिंग करेगा, वो जो समझ होगी वही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उन्हें पसंद आया। फिर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म की, उसमें भी ले गए। उन्होंने एक प्रॉपर एक कॉप का कैरेक्टर उन्होंने, और यही नाम भी रखा उन्होंने, पूरा वो दिया। उसके बाद फिर एक वेब सीरीज़ में मैंने काम किया, ऑफ़र मिला। उसमें थोड़ा सा क्रिमिनल का था, तो चूँकि क्रिमिनोलॉजी हम लोगों से बेहतर कौन समझे, क्रिमिनल पकड़ते हैं वो मैंने किया। और एक बहुत बड़ी फिल्म किए थे, लेकिन वो चूँकि फिल्म एक दूसरी एजेंसी ने ख़रीद ली, तो जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो फिल्म ही कट हो गई। 1.25 घंटे की फिल्म बची, वो 3 घंटे की फिल्म थी। तो इसलिए हम लोग वो फिल्म से, अच्छा खासा रोल था, गायब हो गए। भुज फिल्म का नाम था। वो कोई विषय नहीं, ऐसे ऑफ़र आते रहते हैं, कुछ लगता है टाइम मिल जाता है तो सेकेंडरी काम है, कर लेते हैं। आगे क्या प्लान है? आगे क्या देख रहे हैं, वही बस समाज के लिए करते रहना। पुलिसिंग, जब पुलिसिंग में जैसे मान लो हमारे सर्किल में बहुत काम नहीं है, तो सामाजिक काम कर लेते हैं। जैसे अभी हमें एक आपको बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से मैं सबको, कि हमें बहुत दुख होता है कि ट्रैफिक में एक्सीडेंट में कोई मरता है। ठीक, आज की जनरेशन नहीं समझ रही है।
इतनी फास्ट गाड़ियाँ आ गई, अच्छे रोड हो गए, लेकिन चलने की सोच अभी हमारी वही सन 1940 वाली है। तो उस पर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, बाइकर्स को बुला रहे हैं दिल्ली से, गुड़गांव से, उनसे जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि इनकी स्कूल में, हम तो निवेदन करते हैं जिस स्कूल में भी जाते हैं प्रिंसिपल साहब से उनसे, कि आज के टाइम में आप साइबर क्राइम का हम लोगों को बुला लो और ट्रैफिक के यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं, बच्चों को सिविक साइंस सिखाओ कि कैसे गाड़ी खड़ी करनी है, कैसे चलना है। एक इंसान जब मरता है एक्सीडेंट में ना, वो इंसान नहीं मरता, एक ज़िंदगी मरती है। ज़िंदगी इसलिए मरती है कि उससे जुड़े हुए आश्रित सब मर जाते हैं। जैसे भी आपने इनकाउंटर पर सवाल किया था कि एक आतंक अपराधी मर गया, आप उसके बारे में तो सोच रहे हैं, सड़क पर रोज़ मर रहे हैं, आप उनके बारे में तो सोचिए। बदायूं में मेरी पोस्टिंग थी, घनघोर लॉकडाउन में मेरी पोस्टिंग थी। आप यकीन नहीं मारेंगे, महीने में 30 आदमी की मौत थी एक्सीडेंट में, जब कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। बताओ कहाँ आप निकल के जा रहे हो, चोरी छुपे गाड़ी लेके एक्सीडेंट करके मर जा रहे हो। आज एक्सीडेंटल मौत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, रोज़ 2-3 का रेशियो आप समझिए। बड़ा दुख होता है जब किसी दुर्घटना में मौत होती है। तो मैं उस पर भी करना चाहता हूँ, उस पर आगे जैसे भी जब भाई साहब इतनी कड़ाई के बाद भी हेलमेट न लगाना, जूते न पहनना और बार बार हार्न, कभी कभी जैसे रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो वहाँ हार्न बजाना शुरू करेंगे। देखिए उसके पीछे जो मुझे समझ आया अभी तक, हम ही आप हैं, माँ बाप जो दोषी हैं। माँ बाप बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं। पहले क्या करते थे, हम लोग ग्राउंड में खेलने जाते थे, भैया आप भी खेले होंगे, खूब खेले, फुटबॉल भी खेले, गंदे हो गए, नहाए धोए, हार गए, तो फिर हुआ कि चलो कल भैया की टीम को हराना है। तो एक लड़ने के जज्बा रहता था और शरीर भी स्वस्थ रहता था, मानसिक विकृति नहीं आती थी। आज वो चीज़ें सब बंद हो गई। बच्चे फ़ोन में खेल रहे हैं, गोली मार दिया, सारे गोली चलाने वाले गेम खेल रहे हैं, फ़ोन में ही मुस्कुरा रहे हैं, फ़ोन में ही रो रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम, आप सोचो। अभी एक बच्चे ने माँ को गोली मार दिया, आप देखे होंगे। तो उनके अंदर एग्रेशन आ रहा है, उनके अंदर है ही नहीं टॉलरेंस की चीज़, ना माँ बाप के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना समाज के लिए। गाड़ी चलाएंगे, स्टंट करेंगे, जिस स्पीड से चलाना होगा उस स्पीड से चलाएंगे, वो किसी कंट्रोल में नहीं है। तो यही चीज़ें आपको बचपन से ही सिखानी पड़ेंगी। ये हमारे आपके माँ बाप हम लोगों को कूट के कितना सिखाए, हम कभी बुरा माने? आप मास्टर इतना कूटे, हम लोग कभी बुरा माने? आज कोई मास्टर को कूट दे, आप ही से सब वीडियो बनवा के मास्टर को पहले सस्पेंड कराएंगे। अरे मुर्गा बनाते थे। एक आध केस में गलती हो सकती है, लेकिन कोई मास्टर ऐसा नहीं करता कि इंटेंशनली कर रहा हो कि आपके बच्चे को पीट रहा है। बदमाशी करता है बच्चा तो पढ़ाने की वो चीज़ें प्यार से अब वो धौंस दे करके समय बदला और फिर धौंस दे के नहीं। तो दोस्तों आइए हम भी करते हैं, आप भी करें, हम तो टोका टाकी करते रहते हैं जहाँ भी होता है, और बड़ा कष्ट होता है, लगता है कि पागलों की मंडी में हार्न बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। और आज मेरे यार की शादी है, पूरी सड़क को घेर करके और डीजे बजा एकदम नाच करते हैं। मतलब किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को बस पकड़नी है, किसी को जहाज़ पकड़ना है, ये तो सबको सेंस होना चाहिए कि हम पड़ोसी को भी परेशानी ना होने दें। रोड पे हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, रोड पे बारात ले जा रहे हैं, तो भैया जाने वाले को तो छोड़ दो। पता लगा कोई दिल का मरीज है, आप इतना तेज डेसिबल में डीजे बजा रहे हैं कि वास्तव में इंसान घबराने लगता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, प्रेशर हॉर्न अगर बजा दो तो बुजुर्ग आदमी कांप जाते थे, गिर जाएगा। तो हम लोगों ने बनारस में सारे प्रेशर हॉर्न उतरवाए। 2013 की बता रहा हूँ आपको। एक मौत हो गई थी एक बुजुर्ग आदमी की, तो वो गलत है तो गलत है। सब ने, हम लोगों ने, सबसे पहले अधिकारियों ने भी सब ने उतारे। उसमें चलता था, लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन दुर्घटना हुई तो एक सीख मिली, तो नहीं करना चाहिए। इसी तरह उसका भी डेसिबल नहीं रखना चाहिए कि बुजुर्ग आदमी को घबराहट होने लगे। तुम तो अपना नाच करते जा रहे हो, वो 75 साल का हार्ट का मरीज बगल के घर में है, तो ये सोचना चाहिए। भाई साहब भूटान गया था, एक भी हार्न हमने सुना नहीं किसी गाड़ी में। क्यों सुनेगा आदमी? आपके अंदर सेंस है तो क्यों सुनेगा? यहाँ तो आदमी ट्रैक्टर में भी बाहर इतना बड़ा माइक लगा लेगा, बजाएगा कि पीछे वाला हॉर्न बजाता रहे, सुनना ही नहीं है। फिर वो ओवरटेक करके आएगा, फिर झगड़ा करेंगे, फिर मारपीट करेंगे। यहाँ तो ये है। भाई साहब क्रांतिकारी स्वभाव है, और क्रांतिकारी उसमें साहित्य में भी काफ़ी अभिरुचि रखते हैं। ऐसा कई बार कहा गया है। उधम सिंह के बारे में एक बार खुफिया रिपोर्ट दी गई थी कि यह व्यक्ति फूलों के बाग में जाकर के उन्हें घंटों निहारता है, या तो क्रांतिकारी होगा या फिर साहित्यकार। तो फिर आप भी कुछ अभिरुचि रखते हैं क्या, जैसे गीत उत गाना, कुछ वीर रस की कविताएं करना? कुछ वीर रस की नहीं, मैं बस ऐसे ही छोटी मोटी तुकबंदी कविताएं लिखने का शौक़ है बचपन से। कुछ याद है? सबके अंदर होता है, कुछ याद हम है? लिखते रहते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, एक बहुत यथार्थ सी सुना देता हूँ कि कोरोना में भैया की डेथ हो गई थी, मैं आपको बताऊँ तो बड़ा व्यथित था। एक दिन अपने रूम में बैठा था, तो जैसे नहीं मास्क टंगे रहते थे भैया खूंटियों पे, जैसे कपड़े टंगे रहते हैं ना, उस समय मास्क टंगे रहते थे। लिखी तो बहुत है, मैंने एक आपको वही सुना देता हूँ, छपी है। तो आप भाई साहब चैनल किस नाम से है? आपको लोग बहुत लोग देखते रहते हैं, लेकिन एक बार कॉप_ अनिरुद्धा, एक बार फिर से बताइए। कॉप_ अनिरुद्धा।
आपका नाम का भी मैं अपनी में डालूंगा। जैसे मैं आपको जी अभी बस मिल गए हैं जो सुना देता हूँ, पहले दूसरी सुना देता हूँ, वो नहीं मिली जो मिल कोई गई। बात नहीं, कोई बात सुख में तो सब साथ आते हैं, सुख में तो सब साथ आते हैं, कभी दुख में साथ आकर देखो, शायद ज़िंदगी संवर जाएगी उसकी, मदद का हाथ बढ़ा के तो देखो। वाह वाह, ये कोरोना के समय भैया जब होता था ना, मदद की हाथ बढ़ा कर। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे चलता रहूँगा मैं अपने कर्म पथ पर, सड़क का लड़ने का हुनर सीख जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर राहगीर बन जाऊँगा। तो ऐसे करता रहता था। जैसे कभी कभार मैं हिंदी पंक्तियों वालों का फ़ोन आया कि सर आपको मैं जैसे कभी कभार बैठे रहते हैं हम लोग, ज़मीनी इंसान क्यों कहता है आदमी की ज़मीनी रहना चाहिए, उसी पे मैं सोचता हूँ। कुल लड़के उसमें मैं चाय पी रहा था मिट्टी के में, तो ऐसे ही मेरे को दिमाग में आया, तो मैं उसमें बैठे बैठे वहीं एक थाने पे बैठा था वहाँ बदायूं में, मैंने लिख दिया, उसको सुनाता हूँ। मिट्टी का ये तन, मिट्टी के ये बर्तन, एक दिन खाक होकर पुनः इसी मिट्टी में मिल जाएगा ये अपना जीवन। वाह वाह, तो बस ऐसे ही कुछ सोचता हूँ तो लिख देता हूँ। कोरोना वाला आपको सुनाता हूँ, जो भैया की मेरे डेथ हो गई थी कोरोना में, उस पर मैंने लिखा था। जी टंगे हुए थे खूंटी पे ना, वो पहले मास्क साफ करके आदमी टांग देता था, कपड़े की जगह मास्क ही टंगे थे उस पर। मन के अंदर कुछ टूट गया है, हमारे परिवार के खजाने को, उस प्यारे से अफसाने को, ये कोरोना है जो लूट गया है। जीवन भर का दर्द मिला है, 30 त्योहार उनकी याद आएगी, जिन स्वजनों का साथ छूट गया है। आज हमारे घर की खूंटियों पर कपड़ों की जगह मास्क टंगे हैं, खुशियों के ऊपर जैसे दर्द फूट गया है। तो बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा लिख लेता हूँ, मैं ऐसा कोई कवि नहीं हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से अनिरुद्ध भाई साहब के साथ, और बड़ा आनंद आया, विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। मार्कंडे भैया बड़े भाई हैं, बस आशीर्वाद रहे भैया, और क्या। तो हमारी मंगल कामनाएं, और इसी तरह से आशा करता हूं आप और भी। चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, आप भी इसी तरह करें ताकि 4 लोगों को और आप रोजगार दे सकें। आपका एक स्वतंत्र मीडिया चैनल हो, मैं तो ऐसी उम्मीद करूंगा। जिस स्थिति से आपका चल रहा है मैंने देखा, डेफिनेटली आप करेंगे। महादेव की कृपा है आपके ऊपर, और क्या। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय